कोमोरोस इंडियन ओशन का एक छोटा द्वीप है। 1996 के अंत में एक सुबह स्थानीय लोग समुद्र के तट पर लहरों का आनंद ले रहे थे। अचानक सबकी नजरें एक विमान पर पड़ी जो समुद्र तट की ओर तेजी से बढ़ रहा था। यह एक यात्री जेट विमान था जो सैकड़ों मील दूर से आया था। अजीब बात यह थी कि इसमें कोई विस्फोट नहीं हुआ और न ही कोई मशीनी समस्या दिखाई दे रही थी। फिर भी विमान धीरे धीरे आकाश से समुद्र की ओर गिर रहा था। इथियोपियन एयरलाइंस की उड़ान 961 आदिस अबाबा से आइवरी कोस्ट की नियमित यात्रा पर थी। 42 साल के लोयोला अबाटे एक अनुभवी पायलट थे जिन्होंने अपने करियर में 11,000 घंटों से अधिक की उड़ान भरी थी। यह प्लेन अबीजान पहुंचने से पहले नैरोबी, ब्राज़ाविले और लागोस में कुछ समय रुकने वाला था। विमान में अपने पहले स्टॉप के लिए ईंधन था और आगे की यात्रा के लिए नैरोबी में अधिक ईंधन मिलने वाला था। एक बेहतरीन सुबह और साफ आसमान, सब कुछ रोज की तरह ठीक चल रहा था। फ्लाइट 961 में इथियोपिया और अन्य देशों के यात्री भी सवार थे जो व्यापार और पर्यटन के लिए आए थे। फ्लाइट 961 में कुल मिलाकर 175 लोग सवार थे। कैप्टन अबाटे इस मार्ग पर कई बार विमान उड़ा चुके थे और इस विमान के साथ भी बहुत ही अनुभवी थे। उन्होंने और एयरलाइंस के अन्य कर्मचारियों ने इस विमान को प्यार से नाम दिया था जुलू। विमान के उड़ान भरते ही कैबिन क्रू ने पायलट से कॉफी या चाय के लिए पूछा और उन्होंने हां कहा। विमान 12,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था जब 3 हाईजैकर अपना प्लान बना रहे थे। जैसे ही कैबिन क्रू कॉफी लाई, 3 लड़के भागते हुए कैबिन के अंदर पहुंच गए। सब कुछ इतना अचानक था कि प्लेन में बैठे यात्रियों को कुछ समझ में नहीं आया। तीनों ने वहां पड़ी हुई कॉकपिट की कुल्हाड़ी और आग बुझाने वाला उपकरण अपने हाथ में उठाया और पायलट जोनास मैकुरिया पर हमला कर दिया। एक ने कैप्टन अबाटे से कहा, इस प्लेन में कुल 11 हाईजैकर है। अगर हमारी बात नहीं मानी तो इस प्लेन को हम बॉम्ब से उड़ा देंगे। पायलट मैकुरिया के कान से खून बहने लगा था, इसलिए उनको कैबिन से बाहर ले जाया गया। अब कैप्टन लोयोला अबाटे अकेले अपहरणकर्ताओं का सामना कर रहे थे। इससे पहले भी उनके करियर में उन्हें 2 बार प्लेन के अपहरण का सामना करना पड़ा था। पहली बार 1992 में और फिर 1995 में। दोनों ही बार कैप्टन अबाटे ने अपहरणकर्ताओं को समझाकर अपहरण की कार्यवाही असफल कर दी और लोगों की जान बचाई थी। 1990 से 1996 इन 6-7 सालों में राजनैतिक उथल-पुथल के कारण 10 इथियोपियन एरोप्लेन हाईजैक हुए थे। हाईजैकर ने प्लेन को ऑस्ट्रेलिया ले जाने की मांग की। कैप्टन अबाटे ने अपहरणकर्ताओं से कहा, हमारे पास ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं है। हम नैरोबी या झांझीबार या दार एस सलाम जा सकते हैं और फिर वहां से ईंधन भर के ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। प्लेन में सिर्फ 3.5 घंटे का ही ईंधन था, लेकिन अपहरणकर्ताओं को यह पता नहीं था। यात्रियों को प्लेन हाईजैक होने की खबर थी, परंतु कॉकपिट में क्या चल रहा है उसका कोई आइडिया नहीं था। प्लेन को उड़ान भरे हुए आधा घंटा हो चुका था। फ्लाइट अटेंडेंट ने सभी बच्चों को खाना दिया और चुपचाप अपना काम करती रही। कैप्टन अबाटे अपहरणकर्ताओं को समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास सिर्फ 2.5 घंटे का ईंधन बचा है, लेकिन उन्हें लगता है कि अबाटे उन्हें धोखा दे रहे हैं। वे दोबारा कहते हैं कि हमारे पास एक बम है और अगर उनकी मांग नहीं मानी तो वे उस प्लेन को हवा में ही उड़ा देंगे। अबाटे को यह पता था कि वह फंस गए हैं। अगर वह अपहरणकर्ताओं की मांग नहीं मानते तो प्लेन उड़ा दिया जाता, और अगर वह मानते हैं तो प्लेन को उतारा जाना संभव नहीं था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तक ईंधन नहीं था। उस समय के एविएशन रूल्स के अनुसार अपहरणकर्ताओं के निर्देश का पालन करना जरूरी था, जो कि 9/11 के हमले के बाद बदल दिया गया था। कैप्टन अबाटे को पता था कि खुले समुद्र में जाना मौत की सजा होगी और इसीलिए वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मदद लेने का फैसला करते हैं और विमान के अपहरण होने की सूचना देते हैं। क्योंकि प्लेन अभी भी इथियोपिया में था, इसलिए आदिस अबाबा के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मदद मांगी गई। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर भी हाईजैकर को समझाने की कोशिश करते हैं, परंतु वो नहीं माने।
ये उनकी एटीसी से आखिरी बातचीत थी। प्लेन में बैठे यात्रियों को कॉकपिट में क्या हो रहा है उसकी कोई खबर नहीं थी। उन्हें लग रहा था कि कहीं न कहीं किसी आसपास के एयरपोर्ट पर उन्हें उतारा जाएगा। अब सिर्फ 1 घंटे का ईंधन बाकी था और हाईजैकर अभी भी ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते थे। अबाटे ने अपहरणकर्ताओं का विरोध करने का फैसला किया और उनकी जानकारी के बिना वह ऑस्ट्रेलिया जाने की बजाय अफ्रीका की तटों के पास से प्लेन को उड़ाने लगे। लेकिन खिड़की से बाहर देखने पर एक अपहरणकर्ता को धोखे का एहसास हुआ, क्योंकि अभी भी जमीन दिखाई दे रही थी जबकि उन्हें पूरी तरह से पानी पर होना चाहिए था। वो कैप्टन को विमान महासागर की तरफ घुमाने को कहता है। अब कैप्टन अबाटे के पास कोई और रास्ता नहीं था। वह अपने विमान को खुले महासागर की ओर घुमाते हैं। पायलट अबाटे के पास फ्लाइंग चार्ट नहीं था, लेकिन एक छोटा ग्लोब था। अब ग्लोब में नजर आ रहे अफ्रीकी महाद्वीप और मेडागास्कर द्वीप के बीच स्थित कोमोरोस द्वीप उनकी एकमात्र आशा थी। कोमोरोस द्वीप के बारे में कैप्टन को ज्यादा जानकारी नहीं थी, परंतु विमान को सुरक्षित रूप से उतरने का ये उनका आखिरी मौका था। अचानक एक अलार्म कॉकपिट में बजा। यह संकेत था कि विमान में 30 मिनट से कम समय का ईंधन बाकी है। कैप्टन ने समझ लिया था कि अपहरणकर्ताओं का इरादा मरने और मारने का है, इसलिए उन्होंने द्वीप से आगे नहीं जाने का फैसला लिया और उस क्षेत्र का चक्कर लगाना शुरू किया। 3 घंटे से कैप्टन अबाटे एक अकेली लड़ाई लड़ रहे थे। कोमोरोस द्वीप समूह पर एक हवाई अड्डा था, लेकिन अपहरणकर्ता किसी भी तरह की बातचीत से इनकार कर रहे थे। एक बार फिर अलार्म की आवाज आती है। 29,000 फीट पर एक इंजन ईंधन खत्म होने से पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। कैप्टन अबाटे के पास अब बहुत कम समय बचा था। अधिकांश यात्रियों को स्थिति की गंभीरता का कुछ पता नहीं था। विमान केवल एक इंजन होने से तुरंत धीमा हो गया था। कम गति पर होने के कारण प्लेन के लिए ऊंचाई पर रहना मुश्किल था। विमान केवल एक इंजन के साथ भी नीचे उतरना जारी रखता है और ऊंचाई में गिरावट के बावजूद भी छोटे कोमोरोस द्वीप पर पहुंचा जा सकता था। कॉकपिट में अकेले कैप्टन अबाटे ने मौका मिलते ही जहाज पर मौजूद सभी लोगों को बताया कि विमान का ईंधन खत्म हो गया है। वो एक इंजन भी खो चुके हैं और वो क्रैश लैंडिंग करने जा रहे हैं। तभी लोगों को एहसास हुआ कि अब उनकी जान खतरे में है। इसके साथ ही कैप्टन अबाटे ने लोगों से अपील की कि वो अपहरणकर्ताओं पर काबू पा लें ताकि विमान को उतारा जा सके। लेकिन कैप्टन अबाटे की ये अपील सिर्फ एक यात्री ही समझ पाया और उसने कुछ यात्रियों से मदद मांगी ताकि वो अपहरणकर्ताओं को रोक सकें, लेकिन किसी भी यात्री ने उसकी मदद नहीं की। कॉकपिट में अपहरणकर्ताओं और कैप्टन के बीच हाथापाई हुई, जिसमें एक अपहरणकर्ता ने ऑटो पायलट को डिस्कनेक्ट कर दिया था। विमान अब बिना कंट्रोल के घूमने लगा और कैप्टन के कंट्रोल से बाहर हो गया। लगभग 4 घंटे हवा में रहने के बाद विमान का ईंधन अब पूरी तरह खत्म हो गया था और दूसरा इंजन भी बंद हो गया था। दोनों इंजन बंद होते ही विमान में गर्मी बढ़ने लगी थी और फिर सारे लाइट भी बंद हो गए, जिससे वहां पूरी तरह से अंधेरा हो गया था। अंधेरा होते ही सभी यात्री डरकर चिल्लाने लगे। लोगों ने सीट के नीचे रखा लाइफ जैकेट उठाकर पहनना शुरू कर दिया और कुछ लोगों ने एयर होस्टेस को अनसुनाकर अपने लाइफ जैकेट को फुला भी लिया था। अब सभी अपने अपने भगवान को याद कर प्रार्थना करने लगे। दोनों इंजन बंद होने के साथ हवाई जहाज तेजी से नीचे जाने लगा और अबाटे के हर संभव प्रयास के बाद भी रनवे उनके नजरों से ओझल हो गया था। प्लेन के ज्यादा नीचे आने से एयरपोर्ट नजर नहीं आ रहा था और उसके लिए प्लेन को रनवे तक ले जाना अब मुश्किल था। पानी में उतरना ही एकमात्र विकल्प था। कैप्टन अबाटे को प्लेन को पानी पर उतारने का कोई अनुभव नहीं था। पानी में प्लेन को लैंड करना जमीन पर लैंड करने से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें जमीन का सहारा नहीं मिलता है और प्लेन के पानी में डूबने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हाईजैकर विमान को पानी में डुबाना चाहते थे। कैप्टन अबाटे ने अपने प्यारे प्लेन झूलू से सभी लोगों को बचाने और सेफ लैंडिंग की मदद मांगी। परिस्थितियों को देखते हुए अब उनका सहायक पायलट भी उनके साथ मदद करने आ गया।
परंतु उनके हाथों में अब करने के लिए कुछ बचा नहीं था। विमान जब पानी से टकराया तब वो 370 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से उड़ रहा था। प्लेन ने पहली बार पानी को हल्के से छुआ था, लेकिन दूसरी टक्कर बहुत हिंसक थी और वह तब 30 माइल प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। विमान में सवार सभी अपनी जान बचाने के लिए चीख चिल्ला रहे थे और तीसरी टक्कर में विमान 3 टुकड़ों में टूट गया। समुद्र तट के पर्यटक दुर्घटना की भयावहता को देखकर दंग थे, जो उनके एक वीडियो कैमरे में कैद हो गया था। कॉकपिट, बिच का हिस्सा और पूंछ टूट गए और प्लेन नीचे पानी में डूबने लगा। प्लेन के डूबने का एक कारण यह भी था कि दोनों इंजन पंखों पर नीचे की तरफ थे और इस कारण पानी में स्लाइड करने की बजाय वो पानी में डूबने लगा। यही कारण था कि विमान इतने टुकड़ों में बिखर गया। विमान के टूटकर बिखरते ही सारे यात्री पानी में डूबने लगे। बहुत से लोग अपने सीट बेल्ट नहीं निकाल पाए और डूब गए। जो यात्री इस क्रैश में बच गए थे, वे टूटे हुए मलबे से बचने के लिए संघर्ष करते रहे और जो लोग पहले से ही अपने जीवन रक्षक जैकेट फुला चुके थे, पानी ने उन्हें विमान की छत की ओर धकेल दिया था। लाइफ जैकेट के कारण पानी के नीचे तैरना बहुत मुश्किल हो जाता है और कई यात्री इसी कारण से मारे गए। स्थानीय लोग, पर्यटक और स्कूबा गोताखोरों का एक समूह बीच पर मौजूद थे। इन सभी ने तुरंत ही यात्रियों के बचाव में मदद की। कुछ फ्रांसीसी डॉक्टर पास के रिसोर्ट में रह रहे थे, जिन्होंने तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान की। विमान के समुद्र तट के नजदीक होने के कारण उन्हें तुरंत सहायता मिली और काफी यात्रियों की जान बचाई जा सकी। हादसे के कुछ दिनों बाद पहेली के अन्य टुकड़े स्पष्ट हो गए। अपहरणकर्ताओं के दावों के बावजूद कि वो 11 लोग थे, वास्तव में वो केवल 3 ही थे जो जेल से भागे हुए थे। फ्लाइट 961 के अपहरणकर्ता कभी भी किसी आतंकवादी समूह या राजनीतिक संगठन से जुड़े नहीं थे। वो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के कारण जेल गए थे, जहां उन्हें यातनाएं दी गई थीं। इसीलिए वो ऑस्ट्रेलिया में अपने दोस्तों से मिलकर वहीं बस जाना चाहते थे। वो ऑस्ट्रेलिया में शरणार्थी का दर्जा प्राप्त कर बेहतर जीवन जीना चाहते थे। 9/11 से पहले अपहर्ताओं का पायलट तक पहुंच पाना और प्लेन हाईजैक करना आसान था। 9/11 के बाद एविएशन रेगुलेशन में कई सारे कानूनी बदलाव किए गए थे। अपने सपनों को साकार करने की इच्छा में इन तीनों ने 125 लोगों की जान ले ली और हादसे खुद भी मारे गए। कैप्टन लोयोला अबाटे और उनके सह पायलट जोनास मैकुरिया दोनों को उड़ान 961 पर उनके कारनामों के लिए उड़ान सुरक्षा फाउंडेशन सहित कई पुरस्कार मिले। इस हादसे के बाद भी दोनों इथियोपियाई एयरलाइंस के लिए काम करना जारी रखा। तो यह थी आज की दिल को दहला देने वाली सत्य घटना पर आधारित कहानी। ऐसी ही और कहानियों के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद।